जी, नमस्कार साथियों। तो आज हम मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की क्लास 6th की टेक्स्ट बुक को करने जा रहे हैं हम। और इन्हें करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने रीसेंट एग्जामिनेशंस में देखा है कि हिमाचल प्रदेश में एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम जो बहुत जल्दी हो सकता है। और जो आपकी मानसून की छुट्टियाँ होती हैं और जो गर्मियों की छुट्टियाँ आपको पड़ेंगी अभी, उसके बाद जो है ये नियुक्ति पत्र दे देंगे आपके सीबीएसई वालों को, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इसलिए उससे पहले इनका एग्ज़ाम होना भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाए। तो हमें जो है सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को थॉरली कवर करना एक बार बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, और उसी चीज़ को हम करने वाले हैं अभी। मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे हम, और मैथमेटिक्स में भी 6th क्लास से शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर छोटे अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हम इनको करेंगे। और फिर यही चीज़ जो है मैं आपको सेम आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी करवाऊंगा। अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने अपने हाथ से जो चीज़ लिखी होती है वो आपको ज़्यादा टाइम तक, या जो अपने फिजिकली अंडरलाइन की होती है वो आपको ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती है। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ से भी करते चलेंगे, ताकि आपको एक ऐसा सेंस ऑफ फीलिंग जाए कि आपने जो है पूरी किताब एक बार कवर की है, और आप उसके बीच में से कुछ भी आए वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे नोट्स में 6th क्लास के आपके फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको जो बाकी तो बेसिक बेसिक है, 6th क्लास में बहुत बेसिक होता है, वो चीज़ें आपको मैक्सिमम सारी आती हैं, और नहीं भी आती हैं तो फर्स्ट वो मैं देख कर उन्हें कर लोगे। लेकिन उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे 6th क्लास के चैप्टर 1 में जो आपको ये है, एक अगर आपको ऐसा का भी डिजिट आ जाए जिसमें जीरो पहले लगे और उसके बाद में डिजिट हो, तो हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं। जैसे ये है तो ये 0735 जो है, तो इसको हम सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही काउंट करेंगे। फिर एक बेसिक सी स्टेटमेंट थी आपकी, जो आपको वैसे भी पता है, वैसे भी कंक्लूड कर सकते हैं आप, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ उस टाइम स्ट्राइक हो जाए तो एक बार पढ़ी अच्छी होती है। जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर 2 अंक का जो होता है ना, जैसे 99 हो गया आपका, उसमें आप जब +1 करते हैं तो वो 3 अंक का सबसे छोटा नंबर यानी कि 100 बनता है। बेसिक सी बात है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी, आपके दिमाग में रह जाए, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम पे ना। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं ना, तो उसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको जोड़ना सिखाते हैं छोटे बच्चों को। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट होता है। जैसे 3840 है ना, तो 3000 है तो 3 गुणा 1000 जमा 800, तो 8 गुणा 100, ठीक है, और 40 है तो मतलब 4 गुणा 10, ऐसे करके होता है इसमें ना। अब इसमें आप डेसिमल लगाकर भी कर सकते हैं आगे। फिर उसके बाद आती है आपको जो नंबर सिस्टम है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इसके चैप्टर में नंबर सिस्टम है, तो उसमें इंडियन जो होता है और इंटरनेशनल, ये 2 प्रकार के हैं। तो इंटरनेशनल में तो आपको पता है कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, और 10,000 के बाद उसमें 100,000 चलता है। ठीक है, 100,000, फिर उसके बाद जिसको आप जो है 1 मिलियन भी बोलते हैं, फिर उसके बाद 10 मिलियन होता है, फिर उसके बाद 100 मिलियन होता है, फिर उसके बाद 1 बिलियन होता है, फिर उसके बाद 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर उसके बाद ट्रिलियन होता है, फिर ट्रिलियन में भी 2 आते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रिलियन होता है। वो वैसे वैसे चलता है, ये बेसिक सा, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाने लग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा चीज़ें आपको करवाने लगूंगा तो उसमें तो आपको जो है वो 2 महीने जो है वो कम से कम लग जाएंगे, और इतना टाइम आपके पास है नहीं अभी। ठीक है, तो हम जो है फास्ट फास्ट जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको हम अभी कवर करते चलेंगे। ठीक है, वैसे इंडियन सिस्टम में अगर हम देखें तो काई, दाई, सैकड़ा, जार, तय, जार, लाख, दय, लाख, फिर उसके बाद करोड़ होता है, फिर उसके बाद आपका अरब होता है, खरब होता है, और फिर लास्ट से अगर आप देखें तो शंख, पदम, नील होता है। ठीक है, अरब खरब के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया ना, और उसके बाद लास्ट से देखें तो शंख, पदम, नील आता है वैसे। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आप देखो कि जो होल नंबर्स होते हैं ना आपके, जो होल नंबर होते हैं ना, यहाँ पर आपका कोई भी एक नंबर है, हमारा x मान लिया मैंने। ठीक है, तो x से जो पिछला होगा, ठीक है, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। जहां पे आपने प्रेडिकेट वर्ड देखा तो आपको समझ जाना है कि आप पिछले की बात कर रहे हैं। कि जैसे 10 है तो 10 का प्रेडिकेट क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, जहां पर भी आपने सक्सेसर की बात आ गई या फॉलोइंग की बात आ गई, ये रीजनिंग में भी काम आएगा, तो वहां पर आपने समझ जाना है कि उससे अगले की बात आ रही है, सक्सेसर में भी और फॉलोइंग में भी। जैसे मैंने बोला कि फॉलोड बाय 10 या सक्सीडेड बाय 10, तो मतलब उसके आगे जो है वो 10 है, तो वो नंबर कौन सा है, 9 है। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज प्रेडिकेट, कि एक के अलावा सबका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब पिछला। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई पिछला नहीं होता है। ठीक है, और एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा सभी होल नंबर, उनका जो होता है वो प्रेडिसेसर होता है। ठीक है, और ये आपको जो है इसमें अभी नेगेटिव चीज़ें नहीं, हमने नेगेटिव नंबर्स जो है वो नहीं इंक्लूड किए हैं। ठीक है, हाँ जी।
फिर उसके बाद आ गया ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर होते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो इंक्लूड हो जाती है। ये बेसिक्स है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्लेइंग विद नंबर्स, ये आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक्स हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल हैं। जैसे आपका 20 नंबर है ना, मान लो एक नंबर आपका हमारा क्या है 20 है, उसमें हम कैसे करते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 ऐसे बनता है ना। और बनाने के तरीके हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तब भी 20 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 20 करेंगे वो भी 20 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 5 जो है ना, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर उसके वैसे ही आपका 1 भी इसका फैक्टर बन जाएगा, फिर इसका 20 भी इसका फैक्टर बन जाएगा, है ना। और जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं उसके पिछले वाले नंबर्स। मतलब जो लास्ट अगर 20 के वो देख रहा हूँ मैं, तो 20 से पिछले वाले ही नंबर्स होंगे। वो हो सकते हैं आपके 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है लास्ट, ठीक है। लेकिन 20 से आगे नहीं जा सकता। और जो मल्टीपल हम देखते हैं ना, वो मल्टीपल आगे वाले नंबर होते हैं। जैसे 20 का मल्टीपल क्या होगा 40, 40 का मल्टीपल फिर उसके बाद और अगला क्या हो सकता है 60 हो सकता है, 20 का मल्टीपल 80 हो सकता है। मतलब वो आगे को चलते जाते हैं, ठीक है। तो जो आगे को चलने लगे वो आपके मल्टीपल हो गए, और जो पीछे वाले होते हैं उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी। फिर इसके बाद प्राइम नंबर्स तो सभी को पता है, ये प्राइम नंबर्स या तो जो अपने आप से होते हैं ये 1 से जाते हैं, कटते हैं, इसके अलावा और वो नहीं कटते। जैसे आपका हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। हाँ जी। और कंपोजिट नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और से, मतलब 1 और अपने आप के अलावा औरों से भी कट जाते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 2 से भी कट जा रहा है, आपका 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है, तो वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब किसी चीज़ से वो कंपोज कर हम उसे बना सकते हैं। जैसे 2 और 3 से मिलाकर आपने एक कंपोजिट नंबर जो है वो बना दिया, ठीक है। हाँ जी। मतलब 2 गुणा 3 करके, वैसे सिंपल नहीं जोड़ना उसको। अब इसके बाद जो हमने एक सिंपल ये चीज़ हमने पढ़ी होगी कि एक तो ये देख लो आपकी 1 जो है ना, ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। 1 को हम ना प्राइम गिनते हैं ना कंपोजिट गिनते हैं, और जो 0 होती है ना आपकी, उसको हम इवन नंबर गिनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक थ्योरम होती है, मतलब जो हम कैंसल आउट मेथड यूज करते थे ना, कि जो किसी से कैंसिल हो गए वो प्राइम नंबर नहीं है और जो नहीं हुआ वो प्राइम नंबर है। उस थ्योरम का नाम जो है वो सेव ऑफ एरेटोथेसिस ये है। इसको आप प्रोनाउंस कर लो अपने हिसाब से, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मतलब मेन आपने एमसीक्यू करना है, आपको थ्योरी नहीं आएगी लिखने में, आपका वाइवा नहीं होगा, तो सिंपल ये इसका थ्योरम का नाम है, जिसको हम काटने वाली प्राइम नंबर के कैंसिल आउट करने वाली थ्योरम जो है वो है, ठीक है। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स है, ये मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, ठीक है, वहां से कर लेंगे हम इसमें। और कॉमन फैक्टर जो ये भी मैं आपको बुक से दिखा दूंगा, और कॉमन मल्टीपल जो है ये भी मैं आपको बुक से दिखा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ना, उसमें हम दो फैक्टर्स, मतलब दो तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। एक तो हम सिंपल एलसीएम लेते हैं और वहां से फिर फैक्टर्स निकालते हैं, एलसीएम के भी और एचसीएफ के भी। और जो दूसरे होते हैं आपका ट्री मेथड होता है, वो भी मैं आपको एक बार बुक में दिखा दूंगा। अब उसके बाद अगला क्या है आपका कि डिविजिबिलिटी बाय दो प्राइम नंबर आर आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। मतलब कि दो नंबर है मेरे पास ना, ठीक है, जो एक दूसरे के लिए को प्राइम है। मतलब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझो कि जिनके बीच में जो है सिर्फ 1 जो है वो कॉमन हो। जैसे 2 और 3 हो गए, ठीक है, ये 2 और 3 जो है ना, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, कि एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है, कि एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। तो हमें बोला क्या है कि दो प्राइम नंबर्स जो है ना, वो डिविजिबल होंगे उनके प्रोडक्ट से। जैसे 2 और 3 का प्रोडक्ट कर दूंगे वो 6 आ गया, ठीक है। अब ये 6 जो है ना, ये इन को प्राइम नंबर से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 6 आपका 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन एग्जाम टाइम में रिकॉल करने के लिए अभी जरूरी है कि आपने पहले पढ़ी हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री, ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें आपको सिंपल बताएगा कि एक लाइन क्या होती है, ठीक है, एक रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइन वो होती है जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, रे वो होती है जिसका एक एंड जो होता है वो एक्सटेंडेबल होता है और एक एंड जो होता है वो फिक्स होता है, और लाइन सेगमेंट वो होती है जिसका दोनों एंड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वैसे ही उसके बाद हम देखेंगे तो कर्व की बात करते हैं। तो कर्व जो होती है वो ओपन कर्व होती है, एक क्लोज्ड कर्व होती है। कर्व आपको पता है ना, जो लाइन सीधी ना उसको हम कर्व बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी। और अगर ये क्लोज्ड हो गई, अगर ये ऐसे है अभी, तो ये ओपन है, ओपन कर्व है। और अगर मैं इसको यहाँ से लाकर इसको टच कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो ये क्लोज्ड कर्व बन गई, ठीक है। और ये जो है, ये जो मैंने पूरी एक ही कर्व बनाई है ना, इसके बीच का एरिया और इस बाउंड्री को मिलाकर जो ये चीज बनती है, इसको हम बोलते हैं रीजन। ये पूरा क्या है, रीजन है सारा, ये रीजन बन गया आपका, ठीक है। अच्छा जी। फिर उसके बाद एंगल पॉइंट, अच्छा एंगल्स के ऊपर बताया इसने। फिर अगले इसी चैप्टर में आपको एक एंगल के ऊपर में बताया कि जैसे ये आपका ये है मान लीजिए, तो फिर इसमें क्या है आपका एक पॉइंट होता है, ठीक है। अब वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, ये तो इस इंटीरियर एंगल पे यहाँ पे, या तो सकता है इसके इंटीरियर में, ठीक है, ये आपके एंगल के अंदर आ गया पॉइंट, ये आपका आ गया एंगल के बाहर आ सकता है एक पॉइंट, ठीक है। या फिर तीसरा आपका पॉइंट आ सकता है उसके एंगल के ऊपर, ठीक है।
तो ये पॉइंट जो आपका इंटीरियर पर भी हो सकता है, एक्सटीरियर पर भी हो सकता है, और ऑन द लाइन भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ऑन द एंगल भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपके 4 चैप्टर अभी जल्दी जल्दी खत्म हमने कर लिए हैं। उसके बाद आप देखते हैं इसके अगला 5वां चैप्टर है, तो उसमें है अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। उसमें क्या आता है आपका, एक राइट एंगल आता है, वो आपको बेसिक पता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल याद रख लेना 360 का होता है। एक्यूट 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा। रिफ्लेक्स एंगल को याद रख लेना, क्योंकि रिफ्लेक्स में और कंप्लीट और स्ट्रेट, इन तीनों में आप थोड़े से बदल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। परपेंडिकुलर आप सभी को पता है क्या होता है। प्रोटेक्टर जो होता है वो हम मेजर करने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 180 डिग्री तक वो मेजर करता है। उसके बाद ट्राइंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल छोटा होता है 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। आइसोसेल्स जो होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर हों। स्केलिन जिसकी एक भी साइड जो है वो बराबर ना हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। और प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, उसके बाद जिसमें एक पैरेलल साइड आपको दिख जाए, ठीक है, ये आ गया। जिसमें आपको एक पैरेलल साइड दिख जाए वो आपका बन गया ट्रेपेजियम, ठीक है। जिसमें 2 पैरेलल साइड दिख जाए वो बन गया आपका पैरेललोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या जैसे आपका मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है? हाँ, इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम होने की क्या हमें कंडीशन है कि उसमें एक पैरेलल साइड्स हो। तो पैरेललोग्राम में भी तो एक पैरेलल साइड्स होती हैं, तो इसलिए ये जो पैरेललोग्राम है ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज की तरह शो करता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी ट्रू आता है, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये ऐसे ही डिराइव की हुई है। अब अगर पैरेललोग्राम है और उसमें हम सभी एंगल्स को जो है वो 90 डिग्री करते हैं, हमने लेंथ की बात नहीं की, लेकिन हमने बोला कि सभी को 90 डिग्री के एंगल दे दें, तो फिर वो क्या बन जाएगा आपका, वो आपका बन जाता है रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। अब हमने और प्रॉपर्टीज लगा दी कि पैरेललोग्राम तो है लेकिन उसमें जो है वो चारों एंगल जो है वो इक्वल लेंथ, सॉरी चारों जो आपकी लेंथ्स है ना उसकी, वो चारों लेंथ्स जो है वो इक्वल हैं, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो आपका रोम्बस बन जाएगा। इसमें हमने एंगल की बात नहीं की, एंगल अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो लेंथ है ना चारों, ये लेंथ चारों बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। और अगर हम बोलें कि उसकी जो है वो एंगल्स भी सारे 90 डिग्री के हैं और जो लेंथ है ना लाइंस की वो भी इक्वल है, तब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो रोम्बस जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हों और सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा था, ये प्रॉपर्टीज ये आपने देख लेनी है बुक्स में, जो है जहाँ पर है वहाँ पे भी एक बार दिखा दूंगा आपको, ये आपको और ज़्यादा फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ में जीरो को आ गया हम जी। 6 चैप्टर इंटीजर का है, उसमें आपको पता है नेगेटिव नंबर जीरो से पिछले वाले होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो से अगले वाले होते हैं, और जो जीरो होता है ना उसे हम ना नेगेटिव गिनते हैं ना पॉजिटिव गिनते हैं, वो जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि जीरो इज नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है रॉन्ग है, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। हाँ, ऑड और इवन में आए तो जीरो जो है वो इवन नंबर हम काउंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इस चैप्टर में और आपको आएगा कि एडिटिव इनवर्स, तो मतलब कि उस चीज में क्या जोड़ें कि उसका आंसर जो है वो जीरो आए। जैसे 9 है तो उसमें क्या जोड़ें कि उसका आंसर जो है वो जीरो आ जाए, तो 9 में क्या जोड़ोगे, -9 जोड़ोगे। और वैसे ही नेगेटिव का आ जाए अगर आपको, कि जैसे -11 में क्या जोड़ें कि उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो जीरो आ जाए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब जीरो आ जाए, तो -11 में क्या जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो होता है एडिटिव इनवर्स। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस के बारे में इसके बाद एक चैप्टर है, उसके बाद हम इसको बुक में देख के बाइंड अप कर देंगे। फिर फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन इज अ नंबर, ठीक है, जो आपको बताता है पार्ट, ये एक होल के भी हो सकते हैं, सॉरी पार्ट्स ऑफ अ होल। और ये जो होल है ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। देखो मैं समझाता हूँ क्या मतलब वो इसका, कि आप जो है ना एक रोटी है ना, उस रोटी के जो आपने टुकड़े कर दिए 4, 1/4 ये मान लो इस रोटी का टुकड़ा हो गया, तो ये एक फ्रैक्शन है 1/4। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 लड़के, उन 4 लड़कों में से मैंने एक लड़का उठाया, अब वो चारों जो है ना वो अलग अलग 4 लड़के, लेकिन उनमें से मैंने एक उठा लिया, तो 1/4 तो तब भी बन गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो आपका फ्रैक्शन हो सकता है ना वो एक सिंगल होल ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, उसमें से अगर जब हम कुछ छांटते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है जो सेम पार्ट और होल जो है वो शो करती है। जैसे 4/5 हो गया, ठीक है, वैसे आपका 16/20 हो गया। मैं इसको काटूंगा ना अगर, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, वही आएगा चीज। मतलब
वही चीज़ है सेम, बस हम उसको जो अलग अलग फॉर्म्स में लिख रहे हैं, और इनको जब हम काटते हैं तो हम काट कर फिर वही चीज़ मिल जाती है जो सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन में है ना, उसमें वही मिल जाती है, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करें ना, तो वो होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे मान लो कि मैं आपको लिख दिया, मैंने 3/6 लिख दिया, ठीक है, 1 मिनट, अगर मैं लिख दिया यहाँ पर 3/6, तो इसको मैं काट सकता हूँ ना अभी, तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें आपको मिल जाएगा 3 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, तो इसमें ये भी कॉमन है, और इसमें 3 2 जा 6, तो इसमें भी कॉमन है, मतलब 3 यहाँ पर कॉमन है। अब मैंने काट दिया इसको, तो फिर ये क्या बन गया आपका, 3 जो यहाँ पर कॉमन था यहाँ पर मैंने काट दिया, फिर अब आपका ये बन गया 1/2, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। और ये वाली जो है ना आपकी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की, ठीक है, सिंपलेस्ट, या आप बोल सकते हैं कि लोएस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया है, आपको समझाना मेरा मोटिव है, आप वो समझ जाएं, बाकी अगर इसका चाहिए होगा तो मैं यहाँ आपको PDF भी प्रोवाइड अलग से करवा दूंगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अगर सेम डिनोमिनेटर होता है ना हमारा, तो उस सेम डिनोमिनेटर अगर है तो हम उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर सेम डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं कि वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, बेसिक सा। जैसे मान लो कि 4/5 है और 3/5 है, तो ये मतलब 5 हिस्से निकाले ना, 5 में से 4 हिस्से निकालिए, 5 में से 3 हिस्से निकालिए, तो मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं देखूँ 3/5 और 6/4, तो 5 में से 3 टॉफियाँ निकाल ली और 6 में से 4 टॉफियाँ निकाली, तो अलग अलग बातें हैं ना, इसलिए ये जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। लॉजिक भी बता रहा हूँ मैं साथ में, और एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला कि अगर सेम डिनोमिनेटर हुआ तो लाइक फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर नहीं हुआ तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। वैसे डेसिमल में बेसिक है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसकी इस बुक में NCERT में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की हुई है, और यहीं तक करते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद NCERT में देखते हैं फटाफट। चलिए जी, NCERT में आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितना भी था वो मैंने आपको बीच में करा दिया है, उसमें बाहर उसके देखने की ज़रूरत नहीं है। लोड होने दीजिए 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा PC स्लो है, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी मैं ये वीडियो फर्स्ट ही वीडियो है, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाओ, तो दोस्त समझ के जो है माफ़ कर देना। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, हम कोई बहुत ज़्यादा अगर हम बोलें कि ऐसे टीचर हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एस्पिरेंट की नीड क्या है इस टाइम वो मुझे पता है, और मैं उस हिसाब से जो है कोशिश करता हूँ कि उन्हें पढ़ाया जाए, ठीक है जी। पढ़ाया क्या जाए, मतलब फर्स्ट ही वीडियो, तो हाँ, ठीक है जी। तो थर्ड चैप्टर में सबसे पहले जो आपको पढ़ने वाली चीज़ है, तो ये तो है कि 1 जो है वो वी कैन से दैट 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि किसी कोई जितने भी नंबर है ना उन सभी का फैक्टर 1 आपको मिल जाता है, और हर एक नंबर जो है वो अपना फैक्टर होता ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो 6 ले लिया, तो 6 1 जा 6, ये तो बेसिक होगा ना। बाकी जैसे 5 है, मान लो 5 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी 5 के फैक्टर देखने हो तो 5 1 जा 5, वो तो होते ही हैं आपके पास, ठीक है। अब 1 जो है वो तो सभी का होता है फैक्टर, तो वो पहली वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, और दूसरा कि जो नंबर होता है वो अपना तो फैक्टर होता ही होता है, इसलिए 5 है, तो वो भी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर ट्रू हो गई, ठीक है। आगे क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, कि मतलब जो भी फैक्टर होगा आपका किसी भी नंबर का, वो उसका एग्जैक्ट डिविजर होगा। जैसे मान लो आपका 34 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या सकते हैं, मतलब किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा। फैक्टर मैंने बताया था ना, पिछले वाले होते हैं, अगले वाले नहीं देखने होते, ठीक है। तो वो आपका 1 है, 2 है आपका, ठीक है, फिर वो आपका 7 है, सॉरी 1 है, 2 है, 17 है, और 34 है। ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। मल्टीपल होते तो आगे चले जाते, लेकिन हमने फैक्टर पूछे हैं। अब बोल क्या रहा है स्टेटमेंट कि ये जो फैक्टर होते हैं ना, इससे पिछले वाले होते हैं, और जो फैक्टर होते हैं ना वो उसके एग्जैक्ट डिविजर होते हैं, तो मतलब इनसे वो कट जाता है, तो 1 से भी कट जाता है, सही बात होगी, 2 से भी कट जाता है, सही बात होगी, 17 से भी कट जाता है, 17 दूनी 34, और 34 से भी कट जाता है, 34 से कम 34। तो ये वाली जो यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये आपने अपने मतलब माइंड में रह जाए आपके, इसलिए मैंने आपको बता दी कि जो भी फैक्टर होता है वो उस एग्जैक्ट नंबर का एग्जैक्ट डिविजर होता है, ठीक है। हाँ जी, एक ये बात हम याद रख लेंगे। और एवरी फैक्टर जो होता है ना वो लेस देन और इक्वल टू होता है गिवन नंबर के। मैंने बताया था आपको कि पीछे को जाना है, अगर फैक्टर पूछा होगा तो वो जो नंबर है आपका उससे पीछे वाले, या तो उससे कम होगा या तो उसी के बराबर होगा। जैसे 34 है तो 34 होगा या 34 से कम होगा, ठीक है। हाँ जी,
फिर उसके बाद अब जो फैक्टर्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव में नहीं जा सकते ना, लास्ट तो किसी का फैक्टर 1 ही आएगा, 1 से पीछे नहीं आ सकता फैक्टर। और जो सबसे बड़ा है वो वही नंबर आएगा जो हमने लिया होगा। जैसे मान लो 34 लिए तो 34 ही आएगा, 34 से आगे नहीं जा सकता, इसलिए वो फाइनाइट है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 4, 6, 8, ठीक है, 12, 16 करते करते आप कितना ही ले जाओ, तो जो आपके मल्टीपल्स होते हैं ना वो आपके इनफाइनाइट होते हैं। ये देखो ये आ गया एक तो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो जैसे 2 है, 2 का मल्टीपल या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा, आगे को जाते हैं मल्टीपल, ठीक है, और ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो भी नंबर है वो अपने आप का मल्टीपल तो होगा ही होगा, अपने आप का फैक्टर भी होगा ही होगा। जैसे मान लो 17 है तो 17 का मल्टीपल 17 भी है और 17 का फैक्टर 17 ही है, ठीक है, 17, हाँ जी, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे आगे इसमें इंपॉर्टेंट था कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर आता है ना ही 1 आपका कंपोजिट नंबर आता है, ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। फिर इसके बाद और इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताई थी ना वो थ्योरम सेव ऑफ एराटोथेसिस, वो ये वाली थ्योरम है कि जो कटता है उसको काट दो, जैसे 4 कट जाता है, 6 कट जाता है, 8 कट जाता है, 9 कट जाता है, 10 कट जाता है, 100 तक जाती है, ये गिनती ना 100 तक निकाले थे उन्होंने, तो ऐसे ऐसे प्राइम ये थे नंबर की जो किसी से नहीं कट रहे थे और ऐसे निकलती, तो ये वो थ्योरम है, इसका नाम है, ठीक है। ये आप अब एक बार माइंड में रह जाए इसलिए मैंने आपको बता दी। अब ये देखो 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर आपके ऑड होते हैं, ठीक है, 2 के अलावा। तो ये छोटी सी बात है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपके वो आते हैं पेपर में, इसलिए ये चीज़ करना जरूरी है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि डिविजिबिलिटी नंबर्स का टेस्ट कैसे करना है, कि देखो जिनके लास्ट में 0 आ जाए या 0 आ जाए, हाँ वो 10 से डिविजिबल है, ठीक है, जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 आ गया वो 10 से डिविजिबल है, सबसे आसान यही हमने सबसे पहले किया था। डिविजिबिलिटी 5 की क्या है, या तो लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल है। एग्जांपल ये दिए जैसे 15, 20, 25, 30, आप 3500 भी कर सकते हैं, 805, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 के साथ डिविजिबिलिटी क्या है, 2 के साथ डिविजिबिलिटी ये भी बहुत आसान है, ये तो आप काट के भी देख सकते हैं, जो भी आपका मान लो 2 के मल्टीपल्स में आ जाए ना वो आपको 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 3 से डिविजिबल होने का इसमें क्या है कि 3 से डिविजिबल जो होगा, जितने भी जो आपका नंबर है, मान लो जैसे ये आ गया 260 मान लिया, इसका जो सम है अगर ये सम 3 से डिविजिबल है ना तो मतलब ये खुद भी डिविजिबल है। जैसे 260 का सम क्या होगा, 2 जमा 6 जमा 0 कितना आया 9, 9 क्या 3 3 9, मतलब ये कट जाएगा इससे, ठीक है। अब 219 है यहाँ पर, तो ठीक है, इसमें मैंने क्या किया 9 जमा 10 11 12, तो इसका आ रहा है 12 जमा करके 3 चौक 12, तो मतलब 219 भी जो आपका कट जाएगा। अगर हम काटना ही जाए ना तो यहाँ पर हम तब भी वो काट के देख सकते हैं, 3 से 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो 73 आएगा, तो कट गया ना ऐसे। ये तो मैंने छोटे इन पर दिखाया क्योंकि बच्चे हैं तो इन बच्चों को छोटे इस पर दिखाते हैं, लेकिन अगर हमें करना अगर हमें आएगा तो थोड़ा हमें शायद हो सकता है बड़ा भी आए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए, लेकिन द बेसिक थॉट वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप पूरे ब्लैंक होके जाएं, ठीक है। अब जैसे ये 7221 है, अगर कोई और होगा 3 से तो वो काट के देख सकता है, लेकिन अगर जिसको पता है वो सीधे जोड़ेगा, 7 जमा 2 9 10 11 12, 12 कट जाता है, हाँ जी डिविजिबल है। चलो आगे बाकी ऑप्शंस में देखने की कौन सा डिविजिबल नहीं है, वहीं से फिर आप ऑप्शंस जो है वो कर सकते हैं जल्दी सॉल्व, और इससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और अब इसके बाद देखो डिविजिबिलिटी 6 की। अब 6 जो है ना वो कंपोजिट नंबर है, इससे पहले जो मैंने आपको नंबर बताया ना वो आपके प्राइम नंबर्स थे। अब 6 कंपोजिट है, इसके करने का क्या तरीका है कि 6 जो है किससे बना है 2 और 3 से, तो मतलब जो 2 और 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो आपका, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है ना, जैसे मान लो 6 3 18, मान लो आपको 18 देता हूँ, ठीक है। 18 नंबर जो है अगर मेरे से किसी ने पूछा है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे को 6 का डिविजिबल चेक करना है ये, तो मैं देखूंगा कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 9 दूनी 18 तो है, 3 का डिविजिबल है कि नहीं है, 6 दिए 18 है, तो मतलब कि ये जो है 6 का भी डिविजिबल होगा। अब जो एग्जामिनर है ना वो आपको इससे कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है, बड़ी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, लेकिन आपने 6 से डिवाइड करना है, उससे आप आसान है और फास्ट है, ये आप 2 और 3 से करके देख लें आपको पता लग जाएगा। अब उसके बाद वैसे ही सेम आता है आपका डिविजिबिलिटी 4 से, ठीक है, ऐसे उसके बाद फिर आपकी 8 से भी आएगी। इनको जो है मैं आपको अभी 1 सेकंड में करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जो है वो 9th की देख लो डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, जैसे 3 का था ना वैसे इसका भी है कि जो इसके डिजिट्स होते हैं, जैसे ये है आपका, अगर इसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल है तो मतलब ये जो चीज़ है ये
डिविजिबल है 9 से। अब जैसे 7, 5 और 8 हैं, इनका सम अगर हम करते हैं तो मिलाकर ये आता है 20, और 20 जो है वो 9 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। तो मेरे को पूरे काट के देखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहीं से पता लगा लूंगा। लेकिन अब देखो, अगर मुझे बनाना है डिविजिबल तो इसमें कितने 7 कम है ना, क्योंकि 9 3 27 है, तो मुझे 7 जोड़ने पड़ेंगे इसमें। तो इस नंबर में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितने के साथ साथ 14 और एक 15 और एक यहाँ चला गया, तो ये आ गया 6 और आ गया ये 765। ठीक है, ये मैंने अंक जोड़ दिए इसमें। तो अगर ये नंबर होता ना तो ये 9 से डिविजिबल होता। तो ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन आए कि इसमें क्या जोड़ें कि इससे डिविजिबल हो जाए, रीजनिंग में भी आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, तो वो भी आप इन डिविजिबिलिटी रूल से देख सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिए। 9 का भी हो गया, और अब 11 का देखो भाई। तो आई थिंक शायद थोड़ा सा तेज़ हो गया, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे जाता जाएगा ये और इम्प्रूव होती जाएगी, और अगर इसमें कुछ कमी रह जाएगी तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आपको और आसानी से आप चीज़ें कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो ना आप, इसमें मैं क्या बोल रहा था कि 11 का डिविजिबिलिटी जब आपने चेक करनी है ना, तो उसमें आपने देखना है कि जो इवन प्लेसेस वाले हैं और जो ऑड प्लेसेस वाले हैं। जैसे आपके ऑड प्लेसेस पे क्या है, 6 है, 8 है और 9 है, ये ऑड प्लेसेस के ऊपर है। ठीक है, इनका सम करना है आपने। जैसे इसका सम किया तो यहाँ पर आ गया 23। ठीक है, और इवन प्लेसेस वाले जैसे आपका 1 है और 0 है, इवन प्लेसेस के ऊपर है डिजिट्स। ठीक है, तो 1 और 0 का सम किया तो आ गया 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 23 माइनस 1 कितना आया भाई जी, 22 आया। ठीक है, अगर ये 22 जो है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब 11 से डिविजिबल तो है ये, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो या तो ये आ जाए 0, ठीक है, या तो आ जाए 0, या फिर आ जाए 11 का मल्टीपल। अगर ऐसा करके आ गया, इनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करके, फिर उनको ऑड और इवन प्लेसेस के उनका डिफरेंस निकाल कर, अगर वो 11 का मल्टीपल आ गया या फिर वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो पूरे अंक हैं ये 11 से डिविजिबल हैं। ठीक है, ऐसा है। फिर हाँ, अब आपका लास्ट में बच रहा था आपका 4 और 8 ना, तो इनकी मैं आपको डिविजिबिलिटी का बताऊं। जैसे आपका 2 है, फिर आपका 4 है, और इसका मल्टीपल क्या होता है, 8 होता है, फिर 8 के बाद क्या होता है, 16 होता है। इनके मल्टीपल का सॉरी, इनमें से अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो वो ऐसे होता है, जैसे मान लो कि मैं आपको क्या बताऊं, 2 4 6 8, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए नंबर बना दिया ये। ठीक है, अगर मैंने ये देखना है कि ये जो 2 से डिविजिबल है क्या नहीं, तो मैं ये देखूंगा कि 2 के बारे में कि ये लास्ट वाला जो अंक है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये हुआ तो इसका मतलब कि ये जो पूरा अंक है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मेरे को 4 से देखना है, 2 आगे ना, 2 दूनी 4, इसकी पावर 2 होती है ना, 2 की पावर 2, तो मुझे 2 प्लेसेस पे देखना पड़ेगा इसको कि इन 2 प्लेसेस पे जो है ये जो अंक है ये डिविजिबल है 4 से या नहीं। अगर ये 4 से डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब ये पूरा अंक जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे मुझे 8 का देखना है, तो आपको पता है अभी 8 का देखना है तो 3 चीजें देखनी पड़ेंगी, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि अगर वो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो गए तो मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 16, ठीक है, अगर मान लो 16 है तो मतलब 4 आ गए, तो मतलब लास्ट के 4 डिजिट देखने के, लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो 16 से डिवाइड हो गए, मतलब पूरा ही ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा 16 से। अब यहाँ पर इसका फायदा क्या रहता है, नंबर तो आपका कितना भी बड़ा हो सकता है ना, अगर ये पूरा नंबर देखना पड़े तब तो मुश्किल है 16 से। आपने लास्ट के 4 देखने कि कट रहे हैं तो मतलब 16 से ये कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर यही मान लो मेरे नंबर पास यही है मेरे पास, तो मैं 16 से देखूँ तो 16 चौके 64, तो 4 यहाँ पर बच गए, 16 16 के 48, 1 18, 16 में 18 चल गया, 2 ज्यादा फालतू है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर ऐसा होता, इसके लास्ट में यहाँ पर 18 की जगह एक यहाँ पर 16 होता, तो इसका मतलब कि ये पूरा जो नंबर है वो 16 से डिवाइड हो जाता है। तो इसकी डिविजिबिलिटी आपने याद रख लेनी है, लास्ट से देखना है कि ए अगर 2 है तो लास्ट डिजिट 4 है तो लास्ट के 2, 8 है तो लास्ट के 3, 16 है तो लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं कि अगर वो डिविजिबल है 16 से, तो फिर आपका पूरा ही नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। इसमें आगे भी हो सकता है, 16 के बाद क्या आता है, 4 4 8 8 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या आता है आपका 32। ठीक है, तो 32 का होगा तो फिर एक और जोड़ देना है, तो वैसे वैसे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, फिर इसके बाद आगे आगे आपके 2 नंबर जो होते हैं ना उनमें एक, अच्छा ये आपको मैंने को प्राइम का आपको पहले भी तो बताया था, को प्राइम वो होते हैं जो एक दूसरे के रिप्लाई में, जिनमें आपस में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 हो,
मतलब जिनमें सिर्फ वन ही चीज़ कॉमन हो, जैसे 4 है, वैसे तो 4 जो है उसके और भी फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया और 15 है, इसके भी होते हैं, जैसे 3 से भी चला जाता है, 5 से भी चला जाता है, 15 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। लेकिन इन दोनों में आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर ये भी, इसके बाद और क्या है आपका, हाँ इसके बाद ये आ गया आपका एलसीएम वाला, ठीक है। अब एलसीएम एक तो फैक्टर मेथड है, 90 के निकालने हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, बस तोड़ते जाते हैं। 90 का क्या आएगा, 9 है, 90 आ गया। फिर 10 है तो इसको और तोड़ते हैं हम, 2 और 5। अब ये इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता, ये भी नहीं टूट सकता, लेकिन ये टूट सकता है अभी, तो इसको तोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा 3 में और 3 में। अब लास्ट में आपको क्या मिल गया, ये 2 मिल गया, 5 मिल गया, 3 मिल गया और 3 मिल गया, ठीक है। तो ये जो है इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। 2, 3 और 5 ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अच्छा जी, अब यहीं से जो है हम इसका हाईएस्ट कॉमन HCF भी निकाल लेते हैं। ऐसे जब आपके नंबर आते हैं इसको हम HCF निकालने में भी यूज़ कर सकते हैं, LCF निकालने में भी, LCM निकालने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमें सिंपल जो हम मेथड करवाया जाता है वो ये वाला तो मेथड आपको पता ही है LCM HCF का, है ना। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो आपका HCF होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको जो है हम ये भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये भी आपका HCF को ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, HCM LCM के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो आपने किए हैं। LCM जो होता है ना, उसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप बोल सकते हैं, ये भी सेम ही चीज़ होती है। LCM का कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है ना, बेसिक ये वाले इस मेथड से। एक्चुअली गाइस वीडियो में थोड़ा सा पॉज आ गया था तो मुझे बीच में रोकनी पड़ी थी, अभी हम दोबारा से वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो HCM LCF के आपने बेसिक क्वेश्चंस जो यहाँ से आपको पता ही है और आएंगे आपको बेसिस ही। उसके बाद आपका चौथा जो चैप्टर शुरू होता है वो आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं। एक बात याद रखना कि जो ग्रीक वर्ड है ज्योमेट्रियन इससे आया है, जिसका मतलब होता है अर्थ, और जो आपका मेट्रॉन है उसका मतलब होता है मेजरमेंट करना, मतलब अर्थ की मेजरमेंट करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ बन कर आता है। बाकी लाइन सेगमेंट है, मैंने आपको बता दी कि ऐसी होती है लाइन सेगमेंट। इसको डिपिक्ट किससे करते हैं वो देख लो, एक सिंपल लाइन ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं, ये ऐसे डिनोट करते हैं, एक ए बी लिख दिया और उसके ऊपर लाइन लगा दी, वो आपका लाइन सेगमेंट होता है। फिर उसके बाद आगे आपके लाइन, लाइन जो होती है वो क्या होती है, जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ए बी है ना लाइन, तो इसमें हम क्या है कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ए पॉइंट के आगे भी और बी पॉइंट के आगे भी, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि एक वो लाइन है, ठीक है। सेगमेंट नहीं है, लाइन है पूरी। और बी के बियॉन्ड भी कर सकते हैं उसे, और ए के बियॉन्ड भी हम उसे कर सकते हैं। और ये जो होता है ना, इसे हम बोलते क्या है, मॉडल फॉर अ लाइन बोलते हैं, ठीक है। मॉडल फॉर अ लाइन, कि हम उसे जो है वो एक्सटेंड कर पा रहे हैं। इसको जो हम डिनोट है वो ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर जो हम एरोस लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको पता है बेसिक क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी मीट ना करें वो पैरेलल होती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और जिनका एक ओरिजिन नहीं होना चाहिए और वो आपस में कभी भी मीट ना करें। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट से ये ड्रॉ कर दी ऐसे नीचे को, ये सेम पॉइंट से ड्रॉ कर दी, मीट तो ये भी नहीं करेंगे आगे, लेकिन इनका ओरिजिन सेम है ना, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। लेकिन ये दो ये ऐसे अनंत अनंत चलती जाएंगी, ठीक है, ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, इसलिए ये जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बच्चों के लिए है ना, कि बच्चों का दिमाग विकसित करना है 6वीं क्लास के हिसाब से, तो उतना हमें डीप नहीं करना है, हमें जो सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। अब आगे आपको बता दी कर्व क्या होती है, जो स्ट्रेट नहीं होती है वो कर्व होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये कर्व जो होती है अपने आप को क्रॉस नहीं करती है कभी भी, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे लिया और ऐसे करती तब ये कर्व नहीं बची, ठीक है। कर्व क्या होती है, जो कभी क्रॉस ना करे। अब जैसे ये है ना, इस वन डायग्राम में देखोगे आप तो ये भी एक कर्व है, ठीक है, और ये भी एक कर्व है। ये वाली ओपन कर्व है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, ठीक है। अगर टच कर गई यहाँ पर, जैसे मान लो ये टच कर गई तो ये क्लोज्ड कर्व बन गई, लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर गई, क्रॉस करके चली गई, तब ये फिर कर्व नहीं बची पूरी, ठीक है। और इसके बीच का ये जो लाइन और इसके बीच का जितना भी एरिया है ये सारा रीजन होता है, ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था पहले भी ना, वही चीज आ गई यहाँ पर। अभी इसके बाद आगे आपके जो पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन्स में जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो लाइंस होती है ना, इन लाइंस को हम बोलते हैं साइड्स, ठीक है। अगर अगर आपके पास 3D होता है, जैसे मान लो कि आपका एक फोन हो गया, ठीक है, ये 3D है, तो इसमें जो होता है ना आपके जो ये होते हैं, ये एजेस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वे नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D में। 2D में जो होते हैं आपके होते हैं पॉलीगन, तो उनकी सिर्फ साइड्स होती हैं और वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, जो जैसे आपका ये ई पॉइंट है ना,
और ई पॉइंट और ए पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये मतलब ये जो वर्टेक्सेस हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक लाइन से ज्वाइन है ये डायरेक्टली ना, इसलिए ये जो है वो एडजेसेंट वर्टेसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ई के साथ जो है इस सी को ले लेता हूँ, तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, वो आपस में एडजेसेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है। यहाँ पर तो एक स्ट्रेट लाइन थी जो ने डायरेक्टली ज्वाइन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, हमने इमेजिनरी मानी, तो ये जो बना, ये इसका क्या बना, डायगोनल बना, ठीक है। बेसिक ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, हाँ जी, ये मैंने आपको एंगल बताया था ना कि जैसे मान लो ये है आपका आपका इसको हम पढ़ेंगे पी क्यू आर पढ़ सकते हैं, या फिर आर क्यू पी पढ़ सकते हैं, मतलब जो बीच में हम वो नंबर रखते हैं ना, वो अल्फाबेट रखते हैं जिसके ऊपर एंगल बन रहा हो, यहाँ पर क्यू बन रहा है ना, इसलिए पी क्यू आर कर सकते हैं हम, या फिर आर क्यू पी कर सकते हैं। अब इसमें जो आपके पॉइंट है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसके इंटीरियर में भी हो सकते हैं, जैसे एक्स पे हो सकता है, उस लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, मतलब एंगल के ऊपर, जैसे आपका एस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे कि आपका Q हो गया, और इसके बाहर भी हो सकता है, जैसे कि Z हो गया, ठीक है। ये वाला भी हो गया क्लियर। फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ये जो आपका ये वाला है ना सर्कल वाला, ये आपको एक्चुअली मेरे पास जो बुक है उसमें 7th में है, तो इसको मैं 7th की बुक में आगे इंक्लूड कर दूंगा, मेरे नोट्स में भी 7th में ही है, ऐसे है कुछ नहीं है, बेसिक है, मैंने यहाँ पर भी इसमें क्रॉस लगा दिया कि इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। 5th चैप्टर आपका आता है एलिमेंट्री शेप्स, ये भी बेसिक डिवाइडर, प्रोटेक्टर, लाइन कैसे खींचनी है, और ये होता है पोजीशनिंग एरर होता है, ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में कभी आ जाए तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किस पॉइंट से आप देख रहे हैं ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ये आपको देख के पता लग जाएगा, इसमें बताने लायक कुछ खास है नहीं, ठीक है। राइट एंगल आपको पता ही, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऐसे बना लो, ठीक है, तब भी ये स्ट्रेट है, या ऐसे बना लूँ तब भी ये स्ट्रेट है, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा 360 डिग्री कर ले, कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाओ जी, एक्यूट एंगल क्या होता है वो भी पता है, ऑब्ट्यूज भी आपको पता है ना जी। और फिर उसके बाद आगे आगे आपके रिफ्लेक्स एंगल, जो आपके 180 से आगे चला जाए, ठीक है। जैसे ये है, तो यहाँ से अगर हम देखें ना, तो यहाँ से तो छोटा है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से 180 यहाँ तक हुआ और उसके आगे चला गया, ठीक है। तो मतलब कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है ये, ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा हाँ जी, प्रोटेक्टर क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया, जो मेजर करता है हमारे एंगल्स को। परपेंडिकुलर जो होता है उसका साइन ये होता है, ये साइन याद रख लेना, ये भी बेसिक्स है, आपने पढ़ा हो, बहुत बार पढ़ा। परपेंडिकुलर में जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री के एंगल पर होता है वो, ठीक है। ये भी बेसिक सी चीज़ हो गई। 5th चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बाकी ये वो है आपके कि आइसोसेल्स कौन सी है, इक्विलेटर कौन सी है, एक्यूट। अब देखो इसमें एक एंगल जो है वो बहुत, ये जो है ना, एक एंगल जो आपका 90 से बड़ा है, तो ये कौन सी है, ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ये है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें दो बराबर है ना, तो जिसमें दो होती हैं बराबर एंगल, ये जो दो एंगल बराबर होते हैं ना, तो इनके मतलब अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी बराबर होती हैं, जैसे ये है तो इसके सामने वाली ये बराबर है, ये है तो इसके सामने वाली ये बराबर है, तो दो लाइंस जो है इसकी बराबर आ गई, इसलिए ये क्या है, आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल है। मतलब ये थोड़ा एडवांस हो गई, मैं आपको ट्राइंगल वाली जो मेरी किताब है ना उसमें अगले वाले 7th में है ये, तो मैं वहाँ से इसको अलग से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि इतना डिटेल में नहीं बताया, इसको मैं करवा दूंगा आगे। और उसके बाद फिर 5.8, ये आपके देखिए 3D जो मैं बता रहा था ना आपको, फेस और एजेस, तो ये भी आपको 3D में होते हैं, तो इसकी आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, ये भी आपको आगे है बुक में, वहाँ से करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न से पढ़ें ना, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो भी सिस्टमेटिक है, अगर हम उस हिसाब से पढ़ें तो वो आपको जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि आप जो है रैंडमली कहीं से भी कुछ उठा के पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 1 पेयर है पैरेलल साइड्स का तो वो ट्रेपेजियम बनाएगा, अगर 2 पेयर्स हैं पैरेललोग्राम बनाएगा, ठीक है। जैसे 2 पेयर हो गए ना पैरेलल साइड्स के, तो वो क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा। अब ये अलग अलग, ये जो 3 है ना, ये अलग स्टेटमेंट है, इनको मिक्स नहीं कर देना आपने, कि अगर पैरेललोग्राम है जिसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ यही बोला है, उनकी साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, तो वो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, होने को वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन वैसे आपने अपना ऑप्शंस देखने हैं उसके हिसाब से मार्क करना है, कि अगर हमें बोला है पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स, तो वो ये हो गए, ठीक है। अच्छा जी, पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल लेंथ्स है, पैरेलल और इक्वल लेंथ है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है रोम्बस, ठीक है। हाँ जी, इस चीज को याद रखना है। और एक रोम्बस जिसके सारे एंगल्स भी हैं वो राइट एंगल है, जो नॉर्मल रोम्बस होता है ना आपका, उसमें एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, क्योंकि रोम्बस तो आपका ऐसे भी बन सकता है,
ठीक है। मैं रोम्बस चाहे ऐसे भी बना दूं, तो इसमें एंगल्स जो है वो सारे एंगल्स 90 डिग्री के थोड़ी हैं, लेकिन अगर जिस रोम्बस के सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के हो गए तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर चाहे मैं उसे ऐसे रखूं या फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं उसे ऐसे रख के बना दूं, आपके सामने ऐसे रख के पेश कर दूं, तो वो क्या बन गया, आपका स्क्वायर बन गया। इसलिए ये जो है आपने बेसिक ये याद कर लेनी है, लिख लेनी है, तो और बढ़िया हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ जितना लिख सकते हो अपने पेज पे ना उतना लिख के करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे, ये लास्ट टाइम पे जो आपके नोट्स बने होंगे आप उन्हीं को देखोगे, शॉर्ट नोट्स, या जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जो लेस देन 0 होते हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये आपने अगर किसी ने +1 में नॉन मेडिकल रखा है तो उसको पता होगा कि ऐसे एक डायग्राम सेट्स वाले चैप्टर में शुरू में आ जाती है। इसमें जो 0 होता है ये डिफाइन किया हुआ है, 0 है। और ये जो है इन्होंने बताया कि नेचुरल नंबर है, तो 0 और नेचुरल नंबर मिलकर आपके क्या बनते हैं, होल नंबर बनते हैं। ये इन्होंने ये डब्बे वाले आगे, ठीक है, ये 3 हो गए। और नेगेटिव नंबर जो इन्होंने बाहर रखे हुए हैं, मतलब होल नंबर के अलावा जो होता है वो आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और जब होल नंबर और नेगेटिव नंबर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये पूरा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। ये हो गए इंटीजर। इंटीजर के बाद भी और चीज़ें होती हैं, पर वो जैसे जैसे अगली क्लासेस में आप जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको साथ साथ में ही बताता जाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे पानी भी साथ में रखना पड़ेगा। ये तो बेसिक टेम्परेचर वाला है कि अगर 20 डिग्री से ऊपर क्या होगा, इससे इतना नीचे क्या होगा, वो आप सिंपल माइनस वाला है, वो चीज़ आप बहुत आसानी से कर लोगे। और अगर किसी को वो भी चीज़ें भी करनी पड़ रही है तो मुश्किल है फिर, ठीक है। ये भी हो गया जी, बहुत ईजी है। या फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो बुक आपने डाउनलोड कर लेनी है। उससे आप ये जो एग्जांपल्स, अगर आपके पास टाइम हो, वैसे आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत क्रूशियल है अभी, उसको इसी पे लगाना पढ़ाई पे ही, तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था कि क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, वो आपका एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हो गया। फिर जो हम ऐसा करते थे ना कि जैसे मान लो ये माइनस है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, +4 हो गया, और फिर उसका आंसर आ गया जैसे -6 आ गया। तो ये जो हम अपने ये हमने साइन इससे सीखा है ना कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। वो सारा आता जो है ना वो इन्हीं इस प्रॉपर्टी से आता है, जो एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज है। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। फिर उसका 7वां चैप्टर आपका चला फ्रैक्शन वाला। हाँ, फ्रैक्शन तक किया था हमने उसमें ना लास्ट। तो फ्रैक्शन में आपको पता ही है कि एक पूरे होल का भी हो सकता है, जैसे ये पूरा होल है, इसमें से एक पार्ट ले लिया, वैसे भी आपका फ्रैक्शन बन सकता है। और दूसरा जो ऐसे अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, उन 4 में से अलग अलग चीज़ों में से भी आप एक पार्ट ले लें तो वो भी आपका एक फ्रैक्शन बन सकता है। तो मतलब क्या है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से भी जब हम कुछ छांट लें तो आपकी ये बन जाती है, फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है जी। ये भी हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है। अगर मान लो आपको किसी ने बोला कि आपने 1.2 दिखाना है, तो 0 और 1 के बीच में होगा कहीं 1.3, 1.2 1/2 सॉरी। और 0 और अगर आपको बोला 1/3 दिखाना है तो 0 और 1 के बीच में होगा कहीं 1/3। मतलब ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ी हुई हैं पहले, आप इनको अपने आप ही देख कर लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये इसी के हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाए, ठीक है। ऐसा मानना कि क्या बेढंगी सी बात होगी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसी सी दिखती है जिसमें आप मल्टीप्लाई करके कुछ निकालते हैं, जैसे 8 चौके 32, 33 34, 34/8, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। लेकिन अगर आपका होता 8/34, ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती। आपको बेसिक ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। बाकी है बेसिक है, इसमें कुछ ये ज़्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है। 7th हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैंने आपको बताई थी ना, चाहे 1/2 ले लो, ठीक है, या 2/4 ले लो, ठीक है, या फिर आप 3/6 ले लो, है तो वही चीज़। यहाँ पर और अच्छे से आपको इलस्ट्रेट करके दिखा दी हुई है, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब ये आ गया आपका, आगे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन कब होगी, जब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के। जैसे मान लो आप ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, 58/, ये आपका है ना, ये 58/, इसको हम काट के 3/9 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इसके बाद 1/3 भी लिख सकते हैं। अब इसके बीच में तो पहले कॉमन थे जो हमने काट दिए, लेकिन 1/3 में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म है, इसी को जो हम रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो सबसे
डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अच्छा हाँ ठीक है, ये तो हमने बताया आपको कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। जैसे 1/15 2/15, मतलब इस 15 के टुकड़े 15 से टुकड़े निकाल रहे हैं कि एक टुकड़ा निकाला, कभी 15 से 2 निकाले, 15 से 3 निकाले, 15 से 8 निकाले, तो ये जो है आपके क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अगर ये मान लो कि यहाँ पर डिफरेंट हो जाए, जैसे 7/27 है, यहाँ पर 7/28 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, अनलाइक फ्रैक्शन हो गई फिर। ठीक है, अब इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट ये वाला है, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि जैसे आपका न्यूमरेटर जो है अगर वो सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा हुआ, ठीक है, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, जिसका जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो नंबर जी, एक कट के बाद देखते हैं तो कि अगर देखो आपका न्यूमरेटर सेम हुआ तो जो आपका डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा ना एक्चुअल में वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे ये है ना, ये नंबर्स हैं आपके, इनमें सभी में न्यूमरेटर जो है वो 2 है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा एक्चुअल में वही नंबर जो है सबसे बड़ा होगा। अब जैसे मान लो मैं 2 में से 1000 लेता हूँ यहाँ पर, और दूसरी तरफ मैं लेता हूँ 2 में से, मान लो ये ऐसे कर दूं, मैं 5 कर दूं, ठीक है, मतलब मैंने 1000 में से 2 टुकड़े किए, मतलब तो 1000 में से 2 टुकड़े कितने छोटे छोटे होंगे उस चीज के। और अगर मैंने उसकी चीज के 5 टुकड़े कर दिए और 5 में से 2 टुकड़े निकालिए तो वो 2 टुकड़े बड़े बड़े होंगे ना, इसलिए ये जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए सभी में, इनमें जैसे इन सभी में सेम आ गए डिनोमिनेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा एक्चुअल में वही नंबर जो है वो सबसे बड़ा हुआ। और इसका अपोजिट जो है वो हमें देखने को मिलता है आपके जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। ठीक है, कि जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे था, कहाँ गया, जैसे मान लो ये है, इनमें डिनोमिनेटर सेम है सभी का ना, मतलब कि सेम ही चीज से आपने टुकड़े निकाले हैं, तो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा उतना ही बड़ा उसका वो वाला टुकड़ा होगा या वो वाला नंबर गिना जाएगा। तो इसमें देखना, अगर न्यूमरेटर सेम हुआ तो सॉरी डिनोमिनेटर अगर आपका सेम हुआ तो जितना बड़ा न्यूमरेटर हुआ उतना ही बड़ा वो डिजिट हुआ। लेकिन अगर आपका ऐसा हुआ कि न्यूमरेटर सेम है तो देखना कि जितना बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सबसे बड़ा हुआ एक्चुअल में वो नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। और इसके बाद 7th एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आपकी ना जी। तो उसके बाद जो है आपका 8th चैप्टर है, इसमें सिंपल डेसिमल्स का है बताया हुआ, डेसिमल प्लेस पे हम कैसे चीज़ें निकालते हैं वो बताया है। ये सारा आपने बेसिक किया हुआ है, इसको करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इसमें जो है वो टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये आप देख सकते हैं ऐसे कि जैसे आपको करते हैं ना कि 15/100 है तो उसमें डेसिमल में ऐसे लिखते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये आपको सारी पता ही है, लेकिन उन बच्चों के लिए नई नहीं होती तो उनको थोड़ा सीखना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ ये देख सकते हैं, जैसे टू 243.25 है ना, तो इसको अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि 2 × 100 200, 4 × 10, ठीक है, ये हो गया 40, और 3 × 1, ठीक है, तो ये हो गया 243 पॉइंट लगाया ना, 2 × 1/10 ताकि वो 0.2 हो जाए। और उसके बाद 5 जो 100th प्लेस पर है पॉइंट के बाद ना, तो 5/1/100, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा आपका इसमें 200 + 40 + 3 + 2/10 + 5/100, तो फिर ये आ जाएगा आपका इसके इस वाले फॉर्म में। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बेसिक आपको सभी को आता ही है, बस ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। इसके अलावा बस वही है कि एडिशन कैसे करनी है इसमें, और इसमें सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है, कंपेयरिंग डेसिमल्स में वही बात आ गई ना। और कौन सा बड़ा होगा, 0.3 बड़ा होगा कि 0.4 बड़ा होगा, मतलब इसमें बेसिक बेसिक है। तो मतलब 8वीं तक के हम मान सकते हैं कि आपका 8वीं तक आपके चैप्टर्स जो हैं कवर हो गए, मतलब आधी से ज़्यादा बुक कर ली। इसमें 12 चैप्टर है ना, तो 6 तक करने थे हमने 8 तक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे को वीडियो का भी अंदाज़ा नहीं है कितनी बनी है। हाँ चलो ठीक है, लास्ट में यहाँ पर पहुँच गए हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, और ये हमारी इसमें मतलब पहली वीडियो है भी चैनल की, तो हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूँ, मतलब ऐसे कुछ समझाते टाइम अगर कुछ गलत हो गया होगा तो उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें जो है जो आपको चीज़ कमी लगी, बोलने की स्पीड जो है वो, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि कम से कम टाइम में आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर लास्ट एग्जाम के टाइम पर भी देख रहे हैं आप तो 2x स्पीड पे करके देख सकें, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि टाइम ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने के लिए तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं यार,
कोई ऐसे भेजे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट वे में पढ़ाई करेगा उसके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा यहाँ पर हो गया। और नेक्स्ट इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम जो है 6th क्लास को पूरा ही ख़त्म करें, और जितना जल्दी हो सकेगा इन 6 से मैं कोशिश करूँगा 10th तक की सारी आपको करवाता हूँ। देखते हैं, अब ये आपका 6th का पहला ये हो गया, हाफ बुक हमारी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम अगले हाफ में करेंगे। और एक वीडियो तो शेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, अब जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद नहीं करता हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँ कि शेयर करना। पर ये बात है कि थोड़ा लाइक कर देना, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ, लोगों को पसंद भी आ रही है, बुरी भी आ रही है। बनाई मैंने आपके लिए, आप हमारे अपने हैं। ठीक है, बस ऐसा कमेंट कर देना कि ये चीज़ मेरे को ठीक लगी और ये चीज़ जो है इसको कमी है, इसको ठीक करो, या इससे हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को आगे मैं रेक्टिफाई करूँगा। कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, और शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, आप भी मत करो। और बाकी अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय।